हेलो दोस्तों, 10th क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस का आपदा प्रबंध, जो कि 5 नंबर का काम करेगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर का इसमें से काम होता है। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। आपदा प्रबंधन जो है ये 5 नंबर का काम करेगा। एग्जाम हॉल में इससे 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग ये 5 नंबर लेने का दम दिल खूल का प्रयास करेंगे और 5 नंबर एग्जाम हॉल में लेके रहेंगे। अब ये सारे क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए, इसमें से आपका क्वेश्चन आने वाला है। अगर ये कंसेप्ट इसमें से हम कुछ जो बताएंगे, एक्स्ट्रा जो बताएंगे, अलग जो बताएंगे, उसको सुनिएगा तो वो भी आपका एक कहिए कि बहुत बड़ा काम करेगा। चलिए, आपका प्रश्न पहला शुरू होता है। आपदा प्रबंध का प्रमुख घटक कौन है? सबसे पहले समझेंगे कि आपदा प्रबंध होता क्या है। आपदा प्रबंध होता क्या है, सबसे पहले समझेंगे कि आपदा प्रबंध होता क्या है। देखिए, आपदा का मतलब क्या होता है? आफत या मुसीबत। अब प्रबंध का मतलब होता है उपाय। तो आफत या मुसीबत का उपाय करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपदा प्रबंधन क्या कहलाता है? आफत और मुसीबत का उपाय करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपदा कितने तरीके का होता है? तो आपदा 2 तरीके का होता है। एक प्राकृतिक आपदा होता है, एक मानवकृत आपदा होता है। जो प्राकृतिक, जो नेचर, जो खुदा, जो अल्लाह, जो भगवान मुसीबत देता है उसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा। जो मुसीबत प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, जो आफत प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, जो कष्ट प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, भगवान खुदा अल्लाह के द्वारा दिया जाता है, वो कहलाता है प्राकृतिक आपदा। और जो मनुष्य के द्वारा तकलीफ, मुसीबत, समस्या दिया जाता है वो कहलाता है मानव जनित आपदा। जैसे बम विस्फोट मनुष्य करता है, आतंकवाद मनुष्य करता है, दंगा फसाद मनुष्य करता है, तो यह क्या है? मानव जनित आपदा है। और प्राकृतिक आपदा क्या है? जैसे बाढ़ आया, सुखाड़ हो गया, भूस्खलन हो गया, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, ये सब मानव जनित आपदा है। तो बताइए, आप लोग आपदा को जान गए? आपदा कितने प्रकार का होता है? तो 2 तरह का होता है। कौन कौन? प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। ठीक है, तो मानव जनित में वैसा संकट जो मनुष्य के द्वारा दिया जाता है, जैसे रेल दुर्घटना, आतंकवाद। ठीक है, ये सब जो बड़ी बड़ी मनुष्यों के द्वारा, जैसे बम पटक दिया कहीं पर, परमाणु बम, पूरा शहर चौपट हो गया, तो वो मानव जनित आपदा है। और प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक दे रहा है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बात समझ में आ रहा है ना बाबू? तो आप लोग तो आपदा के बारे में जान गए, और आपदा से बचने के लिए जो उपाय किया जाता है वो आपदा प्रबंधन कहलाता है। तो आप लोग सभी बात समझ गए। तो चलिए, अब इतना बात आप लोग समझ गए तो लगभग समझ लीजिए कि आपका आधा काम हो गया। अगर ये सारे बातों को समझ लिए तो आपका आधा काम हो गया। चलिए, अब इसमें देखा जाए कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख जो घटक है कौन है? स्थानीय प्रशासन, या बी में है आपका स्वयं सेवी संगठन, सी में है गांव मोहल्ले के लोग, और डी में है ये सभी। तो आपदा प्रबंधन के जो प्रमुख घटक है, जो आपदा प्रबंधन आता है, तो ये कौन काम करते हैं? तो स्थानीय जो प्रशासन है वो सहायता करता है, स्वयंसेवी संगठन होते हैं तो वो भी सहायता करते हैं, गांव मोहल्ले के जो लोग हैं आपदा आने पर वो भी साथ देते हैं। यानी कि ये सभी होगा। क्या होगा बाबू? ये सभी होगा। क्या होगा? ये सभी होगा। क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम बताएं कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं बाबू। अभी हम बताए हैं ना, आपदा कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बच्चा? तो प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। बताइए, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत? ये 2 क्वेश्चन में किन्हीं को कोई दिक्कत?
नहीं दिक्कत। आ गया सर जी, समझ गए सर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बता दीजिए वैसी आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा घटता है उसे क्या कहते हैं? वैसा मुसीबत, वैसा आफत, वैसा तकलीफ, वैसी समस्या जो प्राकृतिक देता है, उस तरह के मुसीबत, समस्या, आपदा को क्या कहते हैं बाबू? तो उस तरह के समस्या को सर जी प्राकृतिक आपदा कहते हैं कि मानवकृत आपदा कहते हैं कि दोनों आपदा कहते हैं कि नोट इनमें से कोई नहीं कहते हैं? बताइए उस तरह की समस्या को क्या कहते हैं? जो समस्या, जो आफत, जो मुसीबत प्राकृतिक हमें देता है, भगवान हमें देते हैं, खुदा हमें देते हैं, अल्लाह हमें देते हैं, उस तरह के समस्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उस तरह के समस्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो दिक्कत होगा भी नहीं। अगर दिक्कत नहीं है बाबू तो दिक्कत होगा भी नहीं। जैसे देखा जाए आगे, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? अब कह रहे हैं कि इसमें कौन मानव जनित आपदा है? कौन सा आपदा मानव देता है? बताइएगा कौन सा मुसीबत और आपदा मानव देता है? तो इसमें है कुछ सांप्रदायिक दंगा, ठीक है, दूसरा में है आतंकवाद, तीसरा में है बम विस्फोट, चौथा में है शब्द। यानी कि मानव जनित आपदा क्या है? मनुष्य कौन सा आपदा देता है? कौन सा संकट मनुष्य देता है? बताइए आप लोग, कौन सा समस्या, मुसीबत मनुष्य के द्वारा दिया जाता है? तो सांप्रदायिक दंगा भी तो मनुष्य करवाता है, आतंकवाद भी तो मनुष्य है, बम विस्फोट तो मनुष्य न करता है, बनाता है। यानी कि सर जी सब होगा, सब मनुष्य के द्वारा दिया गया मानव जनित आपदा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? यानी कि प्राकृतिक के द्वारा कौन सा आपदा दिया गया है? हम आपसे बोले हैं ना, अगर आप हमारी बातों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जान जाते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको कोई समझने बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप खुद ही इस ऑप्शन में से मार सकते हैं। और वैसे भी यह सब्जेक्ट बहुत हल्का सब्जेक्ट होता है, हिंदी से भी ज़्यादा हल्का सब्जेक्ट यह सब्जेक्ट है। कभी गौर से सोचिएगा, हिंदी तो बल्कि थोड़ा सा भारी सब्जेक्ट है, हिंदी थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ना हिंदी से भी हल्का सब्जेक्ट है। चलिए देख लिया जाए, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? यानी कि प्राकृतिक के द्वारा दिया गया संकट इनमें कौन है? क्या बाढ़ प्राकृतिक देता है? हाँ सर जी देता है। क्या भूकंप प्राकृतिक देता है? हाँ सर जी भूकंप तो प्राकृतिक ही देता है। क्या भूसंखलन, भूसंखलन मतलब जमीन का हट जाना, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भूसंखलन होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ से क्या होता है, मिट्टी कट कर गिरने लगती है, धीरे 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 पूरा पर्वत चट्टान गिरने लगता है, भूमि जो है हट जाती है अपने पथ से, अपने रास्ते से, अपने दूरी, तो वो हटने की क्रिया क्या कहलाता है? भूसंखलन कहलाता है। तो वो प्राकृतिक करती है, यानी कि सभी जो है क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बताइए इनमें, अगला क्वेश्चन 6वां नंबर, इनमें कौन सबसे विनाशकारी आपदा है? इसमें कौन सबसे ज्यादा विनाशकारी आपदा है? कौन सबसे ज्यादा विनाश देने वाला आपदा है? क्या भूसंखलन से सबसे ज्यादा विनाश होता है? क्या सुनामी से सबसे ज्यादा विनाश होता है? क्या बाढ़ से सबसे ज्यादा विनाश होता है? क्या भूकंप से अगर सबसे ज्यादा विनाश होता है? बताइए इसमें सबसे ज्यादा विनाश किससे होता है? तो सर भूकंप से सबसे ज्यादा विनाश होता है। भूकंप अगर आ जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में भूकंप आ जाएगा, अगर 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आ जाएगा तो उस क्षेत्र का लगभग कहिए तो 5% आदमी भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे कोई ठीक नहीं है। 9 का जो भूकंप रिएक्टर स्केल पर आता है वो सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा त्रासदी मचाने वाला यह भूकंप होता है। सबसे ज्यादा 9 और 10 के बीच आ जाए तो ठीक है। तो अब बताइए कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें तो समझ गया भूकंप। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा का मतलब जो प्राकृतिक मुसीबत देता है, और कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? यानी कि प्राकृतिक वह मुसीबत नहीं दे रहा है, वह मुसीबत मानव के द्वारा हो रहा है। बताइए
कौन मानव प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब मानव वाला आपदा कौन सा है, कौन मानव के द्वारा आपदा दिया जाता है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। देखिए सुनामी, बाढ़ और भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? आतंकवाद होगा। आंसर क्या होगा बाबू? आतंकवाद होगा। ध्यान से समझिए, आपका 5 नंबर का काम इससे होने जा रहा है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको दम पकड़ के रख रही है, छोड़ना नहीं है। छोड़ना उस समय है जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो दिमाग से छोड़ेंगे और कॉपी को धर के गोल गोल भर देंगे, उसी समय इसको छोड़ना है, नहीं तो छोड़ना नहीं है। चलिए इधर देख लिया जाए, सुनामी क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, सुनामी क्या है? तो बताइए सुनामी क्या होता है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है, ये समझ लीजिए, लेकिन सुनामी होता क्या है यहां पर देखा जाए। एक ज्वालामुखी पहाड़ है? नहीं सर जी। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आता है? नहीं सर जी। आगे देखा जाए, विनाशकारी समुद्री लहर है? विनाशकारी समुद्री लहर है? हाँ गुरुजी, यही होगा। विनाशकारी समुद्र में जब लहर आता है तो समुद्र के लहर बड़े बड़े नगरों में चला जाता है और नगर में पूरा बाढ़ जैसा स्थिति ला देता है। नगर में पानी का त्रासदी ला देता है, जिससे नगर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो यही जो सुनामी जो होता है वह विनाशकारी क्या होता है? समुद्री लहर होता है। विनाशकारी समुद्री लहर को ही सुनामी कहते हैं। और सुनामी जो आता है, क्वेश्चन आता है कि सुनामी कहाँ आता है? बताइए सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी जो है समुद्र के तट पर बसे हुए जो भी नगर महानगर हैं, उस नगर और महानगर में सुनामी विशाल आता है, जिसमें नगर के नगर लोगों की मृत्यु हो जाती है। पूरा पानी समुद्र के, पूरा पानी महानगर के, पूरा पानी जो महासागर का है वो नगर में आ जाता है और लोग उसमें क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं, बह जाते हैं। तो ये होता है, ठीक है ना। अच्छा, सुनामी का जो नाम है, जो सुनामी का नाम है, यह सुनामी नाम आता है क्वेश्चन में कि सुनामी जो नाम है वो किस देश ने बनाया? तो सुनामी जो नाम है वो जापान देश के द्वारा दिया गया है। सुनामी जो नाम है वो सबसे पहले जापान देश ने सुनामी नाम दिया था, ठीक है। तो सुनामी नाम की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो सुनामी नाम की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो आंसर में जान जाइए, जापान देश से हुई। कहाँ से हुई? जापान देश से हुई। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। महासागर में, महासागरों जब कंपन होता है तो क्या आता है? तो सुनामी आता है। महासागर में जब कंपन उत्पन्न होता है, महासागर में जब कंपन होता है तो कौन सी प्राकृतिक घटना आती है? तो सुनामी आती है। याद कर लेना ये सब बात को, ये सब बात को नोट्स कर लेना है। महासागरों के कंपन के फलस्वरूप कौन सी प्राकृतिक घटना आती है? तो सुनामी आती है। सुनामी शब्द किस देश से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। ये बात को आपको याद करना है। सुनामी क्या है? तो विनाशकारी समुद्री लहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? सूखा क्यों होता है? क्या कारण है? क्या जिम्मेवारियां है कि सूखा हो जाता है? सूखा होने का कारण क्या है? तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है? तो वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। आप ही बताइए सूखा क्यों आ जाता है? तो सिंपल सी बात है सर जी, पानी नहीं होगा तो सूखा तो आ ही जाएगा। देखिए कहीं कहीं पानी अच्छा से सालों भर मतलब होता रहता है, धान के फसल के खेती के लिए पानी निरंतर होता रहता है, तो कभी वहाँ पर सूखा पड़ता है? नहीं पड़ता है। यानी कि पानी का निरंतर सही समय पर होने से सूखा कभी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है? तो वर्षा की कमी जो है जिम्मेवार कारक है। वर्षा की कमी जो है क्या है बाबू? जिम्मेवार कारक है। वर्षा की कमी क्या है? जिम्मेवार कारक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कृषि सुखाड़ में से बचने का सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृषि सुखाड़ से
बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? बताइए। कृषि सुखाड़, जो कृषि मतलब खेती बाड़ी किया जाता है तो उसमें सुखाड़ पड़ता है, तो उस सुखाड़ से बचने का एक अच्छा उपाय क्या है? तो देखिए, शिक्षा का प्रचार करना, जल संसाधनों का विकास करना, तालाबों को जलापूर्ति करना, नदियों के मार्ग को बदलना। बताइए इसमें क्या होगा? देखिए, अगर हम जल को संसाधन के रूप में, जल को संरक्षित करके, जल को एक जगह बारिश के समयों में बचा कर रखेंगे, जैसे बारिश हो रहा है, हम लोग पानी को अनर्गल छोड़ देते हैं, नदी नली के द्वारा बह जाता है, इधर उधर जहाँ तहाँ चल जाता है, तो उस पानी को क्या करेंगे, संरक्षित करके तालाब बना के, तालाब जैसा करके, और पूरा गांव में उसको स्टोर करके रखा जाएगा। गांव में स्टोर करके तालाब टाइप के बना के छोटा छोटा रखा जाएगा, कहीं कहीं पर 10 गो 5 गो तालाब में स्टोर करके रखा जाएगा, 5 गो 10 गो तालाब में। तो पानी क्या होगा, जल संसाधन का विकास होगा। और जल एक जगह स्टोर होने से जब लू का समय आएगा, जब पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जब पटवन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस पानी का हम लोग उपयोग करेंगे। तो इसका मतलब हो रहा है, कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम जो उपाय है क्या है, जल संसाधनों का विकास करना, जल संसाधनों का क्या करना, विकास करना। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होगा? क्या बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसल को होगा? क्या बाढ़ से सबसे अधिक हानि पशुओं का होगा? कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि भवन को होगा? कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि सभी को होगा? देखिए, बाढ़ आएगा तो ये नहीं कहेगा कि ये तू फसल है, तोरा के कम बर्बाद करेंगे, तू मनुष्य है, तू पशु है, तोरा के ज्यादा बर्बाद करेंगे, तू घर है, तोरा के छोड़ देंगे, तोरा के नहीं बर्बाद करेंगे, दूसरा कोई के बर्बाद करेंगे। बाढ़ किसी को चिंता नहीं है, वो सभी को नष्ट करेगा, वो आएगा तो सभी को बर्बाद करेगा। इसलिए बाढ़ आने से क्या होगा, सबको नष्ट, सबको बर्बादी और सबको कष्ट होगा ही होगा। इसीलिए यहाँ पर बाढ़ से सबसे अधिक जो है हानि सभी को होगा, फसल को भी होगा, पशु को भी होगा, भवन को भी होगा, यानी कि किसको, सभी को होगा। बाढ़ आने से नुकसान सभी को होगा। बात समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो सभी को सब हानि होती है, बाढ़ आने से सभी को हानि होती है। आगे देखा जाए, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? तो बिहार की बड़ी त्रासदी मतलब बिहार में बहुत सारा संकट आता रहता है, लेकिन इन सभी संकटों में से सबसे बड़ा संकट बिहार के लिए क्या है? बिहार में बहुत सारा संकट आता रहता है, तो इन सभी संकटों में से सबसे बड़ी संकट क्या है? क्या भूस्खलन है? क्या चक्रवात है? क्या बाढ़ है? क्या सुखाड़ है? बताइए क्या है? सर जी, भूस्खलन नहीं है, चक्रवात नहीं है। भूस्खलन तो पहाड़ी क्षेत्रों में आता है, भूस्खलन तो पहाड़ी क्षेत्रों में आता है। चक्रवात नहीं होगा, बाढ़ होगा। बाढ़ जो है हमारे बिहार की सबसे खराब प्राकृतिक आपदा के रूप में जानते हैं, क्योंकि बिहार में, उत्तर बिहार की ओर बहुत बाढ़ आता है। अगर बिहार में पानियों मत हो गए ना, तो उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाता है। कारण है कि नेपाल है, नेपाल है उत्तर में, और उधर ही से क्या करता है ना, उधर से सब पानी छोड़ देता है, और उत्तर बिहार जो होता है, नेपाल के पानी से उत्तर बिहार डूब जाता है। उसी तरह सीतामढ़ी में, गोपालगंज में, सिवान में ऐसी बाढ़ उड़ाते रहता है, यही कारण है। अब आगे देखा जाए, समझ गए बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण क्या है? तो बाढ़ है। यहाँ पर एक आता है कि बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं? बताइए, अगर आपको याद है बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं तो कमेंट कीजिए। बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं, कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए, बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं? ठीक है ना? देखिए, कमेंट कीजिए और आगे भी क्वेश्चन उसी को देखिए। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बताइए, गंगा नदी को? ना बाबा ना। गंडक नदी को? ना सर जी ना।
कोसी नदी को, हाँ गुरुजी यही होगा, कोसी नदी ये तो होगा, कोसी नदी होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अच्छा एक और बताइए, बंगाल, बंगाल का शोक कौन नदी को कहते हैं? चलिए ये कमेंट में करके बताइएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। पहले वीडियो को पुश रोक दीजिए और जल्दी कमेंट कीजिए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। ठीक है, हो रहा है कमेंट, लिखा रहा है कमेंट? चलिए लिख कर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक जान गए ना, कोसी नदी को कहते हैं। अब जल्दी कमेंट करिए बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। चलिए आगे देख लिया जाए। कौन सा क्षेत्र भूसंकलन से प्रभावित क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र भूसंकलन से प्रभावित क्षेत्र है? देखिए भूसंकलन वही क्षेत्र में अधिक होगा, भूसंकलन उसी क्षेत्र में बाबू अधिक होगा जिस क्षेत्र में ज्यादा मिट्टी का पहाड़ वहाड़ रहते हैं, ज्यादा थोड़ा बलुआई पहाड़ वहाड़ रहते हैं, तो वैसा ही क्षेत्र में अधिक मात्रा में भूसंकलन होता है। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में भूसंकलन होता है। आप लोग सुनते हैं ना कि लोग गए थे उत्तराखंड, पहाड़ खिसक के गिर गया है ना, उधर में उत्तराखंड में होता है सब भूसंकलन अधिक होता है। केदारनाथ है ना, बद्रीनाथ, उधर भूसंकलन बहुत होता है। केदारनाथ बद्रीनाथ में आदमी जाता है सब, तो उधर भूसंकलन होता है, बहुत सारे लोग उसी में दब जाते हैं भूसंकलन में। तो वो क्या है, केदारनाथ जो है उत्तराखंड में है, ठीक है, बद्रीनाथ ये सब उत्तराखंड में है। तो ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक भूसंकलन होता है। तो है आंसर में कश्मीर और बिहार ना, बिहार है तो नहीं होगा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों जगह नहीं होगा, कश्मीर और उत्तराखंड हाँ यही होगा। कश्मीर भी पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड भी पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो उत्तराखंड में ये सब बहुत ज्यादा घटना सुनने को मिलता है भूसंकलन का। ठीक है, तो क्या होगा, कश्मीर और उत्तराखंड होगा। ठीक है ना बाबू, आगे देखते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की जाती है? जैसे भूकंप आता है ना बाबू, तो भूकंप में बहुत सारे लोग दब के वही में मर जाते हैं, चाहे बहुत सारे लोग उसमें दब के फंसे हुए रहते हैं, जीवित रहते हैं, दबे हुए रहते हैं। तो उसको पता लगाने के लिए भूकंप में लोग जब मलबे में दब जाते हैं तो पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र की मदद ली जाती है, बताना है। कि भूकंप आया, भूकंप में बहुत सारे लोग क्या हुए, मलबे में दब गए, कितना लोग की मृत्यु हो गई, कितना लोग अभी जिंदा है। तो वो कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे मालूम चलेगा कि ये भूकंप जो आया था इस मलबा में लोग दबे हुए अभी हैं? वो कौन सा यंत्र है? क्या दूरबीन है? दूरबीन से तो आदमी देखता है दूर के वस्तु, है ना। इंफ्रारेड कैमरा होता है, क्या होता है, इंफ्रारेड कैमरा होता है ना। क्या होता है बाबू, इंफ्रारेड कैमरा होता है, इंफ्रारेड कैमरा होता है। चलिए आगे देख लिया जाए। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल में एगो बहुत बड़ा गैस आपदा हुआ था, बहुत लोग उसमें गैस में मर गए थे। वो क्या हुआ ना, रात में आदमी सुतल थे, तो कंपनी में गैस लीक हो गया, रासायनिक गैस था, लीक हो गया। ठीक है, उर्वरक वाला शायद उर्वरक कंपनी था, उसमें गैस लीक हो गया और गैस जो मानो, अच्छा उस तरह के आपदा को आप कौन सा आपदा कहेंगे? उस तरह के आपदा को कौन सा आपदा कहेंगे? उस तरह के आपदा को मानव जनित आपदा कहा जाता है, क्योंकि मानव के द्वारा ना कंपनी चल रहा था और वो कंपनी में मानव जो गलती किए, तो मानव ने गलती किए, मानव की गलती से लीक हो गया गैस। ठीक है, मानव के गलती से लीक हो गया गैस, तो वो जो है मानव जनित आपदा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो प्राकृतिक आपदा थी? नहीं, मानव जनित आपदा थी, या वायुमंडलीय आपदा थी कि सभी? तो मानव जनित आपदा थी। मनुष्य गलती किए थे जिसके कारण से गैस लीक हो गया। और जो गैस लीक हुआ था वो गैस का क्या नाम था बताइए? जो गैस कंपनी में भोपाल
जो कंपनी में गैस लीक हुआ था उसमें हजारों लोग मर गए। रात में सुतल थे, सब सुतले के सुतल रह गए। जैसे कंपनी के हवा जेने जेने उड़िया रहा था ओने ओने आदमी मर रहे थे। समझ में आया ना। आज भी उधर के जो हालत है, उस क्षेत्र का हालत खराब है। आज भी वहाँ लुल्ला लंगड़ा आदमी अंदर पैदा होता है। आज भी वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है उस क्षेत्र में, तो लगभग 40 से 30% व्यक्ति शरीर से विकलांग पैदा होता है, शरीर से कष्टदायक पैदा होता है। ठीक है, आज भी उसका प्रकोप वहाँ पर है। बहुत जहरीला गैस है। तो वही है कि वो कौन सा गैस निकला था वहाँ पर, तो उसका निकला था मिथाइल आइसोसाइनाइड। लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए बाबू कि भोपाल में जो गैस लीक हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। बोलिए बाबू, क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये बात जान गए आप लोग, क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए आगे देख लिया जाए। बिहार में पहली बार भूकंप कब आया था? बिहार में पहली बार भूकंप कब आया था? 1934 में, 1904 में, 2008 में या 1997 में? बिहार में पहली बार भूकंप कब आया था? बताइए बाबू, बिहार में पहली बार भूकंप कब आया था? तो बिहार में सबसे पहली बार भूकंप जो आया था 1934 ईस्वी में आया था। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आने वाला है क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बिहार में पहली बार भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में। बताइए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? बस समझ में आ रहा है बाबू? देखिए कह रहा है, क्वेश्चन में है भूकंप केंद्र, हाई होता है भूकंप केंद्र। अब भूकंप केंद्र के कह रहा है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपरे, ध्यान से समझिए, भूलिएगा ना, इससे दो ऑब्जेक्टिव पकड़ाएगा आपका। देखिए, इससे दो ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। कह रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर एक भूकंप केंद्र है, इसका क्या नाम है? भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र है ना, इसका नाम क्या है? भूकंप केंद्र। याद कीजिएगा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र। अब पृथ्वी यही हो गया, भूकंप या जहां से निकलता है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। जहां से भूकंप शुरू होता है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। अब पृथ्वी के ऊपर आ गया तल पर, तो पृथ्वी के कह रहा है ऊपर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अब कह रहा है कि जब पृथ्वी के ऊपर केंद्र आ गया, इस केंद्रवा को अब क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इस केंद्र को क्या कहते हैं? बताइए। तो इसको कहते हैं अधिक केंद्र। ठीक है ना, अधिक केंद्र। तो आपसे अगर कोई पूछेगा भूकंप कहाँ से शुरू होता है, तो भूकंप केंद्र से। अब भूकंप जब पृथ्वी के आ जाता है सतह पर तो उसको क्या कहते हैं? तो अधिक केंद्र कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको अधिक केंद्र कहा जाता है। बाबू बताइए, क्या कहा जाता है? उसको सर जी अधिक केंद्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है सर जी? तो भूकंप केंद्र से शुरू होता है, अधिक केंद्र पर भूकंप आता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए। लास्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? बताइए, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर से? कहाँ से बताइए? तो थर्मामीटर से। कहाँ से नापाता है बाबू? थर्मामीटर से। थर्मामीटर से तो बुखार नापाता है। बताइए, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापा जाता है? दूरबीन से। दूरबीन से तो दूर के वस्तु आदमी देखता है। फोकस से, ये उत्तर लेंस अवतल लेंस के फोकस डाल दिया। रिएक्टर स्केल से या थर्मामीटर से बुखार नापाता है? रिएक्टर स्केल होगा। क्या होगा बाबू? रिएक्टर स्केल होगा। क्या होगा? रिएक्टर स्केल होगा। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल से। तो रिएक्टर स्केल अगर भूकंप नापाएगा और 10 आ गया रिएक्टर स्केल पर, तो समझ लीजिए वो तबाही हो गया है, पूरा तबाही हो गया। बहुत सारे लोग की मृत्यु हो जाएगी अगर 10 आ जाएगी। तो देखते हैं कि 5 और 6 आ जाता है, 5 और 6 आ जाता है तो हल्का फुल्का दुर्घटना घट जाता है ना, दुर्घटना हो जाता है। और 10 आ जाएगा तो पूरा घर कबाड़ के भाग जाएगा दूसरा जगह। तो ध्यान दीजिए बाबू, आप लोग जितना क्वेश्चन को देखें
इस क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में शेड्यूल कर लीजिए, याद कर लीजिए। वीडियो हो सकता है तो एक दो बार और देख लीजिए और पूरा बढ़िया से कंसेप्ट ये सब क्या कीजिए आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, कैसा लगा कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपने अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।